और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने दोनों रियासतों के इत्तेहाद पर जोर दिया और वो गुंटूर में मुनक्कदा तीसरी आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने दोनों रियासतों के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पानी की तकसीम और दरियाओं को आपस में जोड़ने जैसे अहम मामलात पर मिलजुल कर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात आवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। నేను ఒకే విషయం మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. పోయిన సంవత్సరం దగ్గర 6282 టీఎంసీ నీళ్లు గోదావరి కృష్ణాలో సముద్రంలోకి వెళ్ళాయి. గోదావరిలో నీళ్లు పుష్కరంగా ఉన్నాయి. అందుకే మీరు చూసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా గోదావరి నీళ్లు వాడుకుంటే ఎప్పుడు నేను అడ్డు చెప్పలేదు. విభజన తర్వాత కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు గోదావరి పైన ఎన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టినా పర్వాలేదు, మనకు నీళ్లు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో నేను ముందుకెళ్ళాను. గడిచిన 40 సంవత్సరాల్లో 3000 టీఎంసీ నీళ్లు గోదావరి నుంచి సముద్రం లేకపోతున్నాయి. పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుంది. కృష్ణా గోదావరి అనుసంధానం జరుగుతుంది. నా జీవితంలో ఒకటే కోరిక, ప్రపంచంలో తక్కువ నీటి వినియోగం చేసే దేశం భారతదేశం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పోరాడుతున్నా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా, గంగా కావేరి కలవాలి, దేశంలో నీటి సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం కావాలనేది నా అభిష్టమని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే अनमया जिला रायचोटी से खबर है। तेलुगु देशम पार्टी के राजमपेट पार्लिमानी सदर प्रसाद बाबू ने कहा कि मुल्क में बिजली के दाम कम करने का क्रेडिट तेलुगु देशम को जाता है। उन्होंने पीर को अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में मखलूत हुकूमत ने आवाम पर बरक़ी बिलों का बोझ कम किया है। प्रसाद बाबू ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ YSR हुकूमत के दौर में बिजली के कीमतों में बार बार इजाफा किया गया। YSRCP हुकूमत के तर्जुमान शेख महबूब ने भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से मीडिया से बात की। उनका कहना है कि तकरीबन 90% काम का क्रेडिट वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को जाता है। कल पहली फ़्लाइट लैंडिंग के बाद उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का बुनियाद जगन मोहन रेड्डी के दौर में रखी गई थी। महबूब ने तनकीद करते हुए कहा कि TDP इत्तेहाद इस मनसूबे का क्रेडिट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो फर्स्ट फ्लाइट जहां पे लैंडिंग का जो भी चला है, इसके कारण सिर्फ जगन मोहन रेड्डी जी उनके कार्यकाल में ये भोगापुरम फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है नींव रखी गई थी। हालांकि GMR का सहयोग के साथ साथ हमारे जगन मोहन रेड्डी जी के कार्यकाल में तकरीबन पारदर्शी तरीके से और फास्ट अप्रूवल और दूरदृष्टि से इसको जो है आज सफल किया गया है। तो हमें गर्व है कि आंध्र प्रदेश में भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही एक अच्छे मतलब बहुत ही एक अच्छा संदेश है वाइजाग की जनता के लिए और पूरे जो है इंटरनेशनल जो ट्रैवल करते हैं उन सब के लिए। और इसका मेन क्रेडिट जो है सिर्फ जगन मोहन रेड्डी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में जो भी अप्रूवल देने थे बिल्कुल फास्ट अप्रूवल्स दिए और समय पे जो है इसका टाइम बॉन्ड बताया था कि इस वक्त पे हो जाना चाहिए। तकरीबन 90% हमारे कार्यकाल में काम हो चुका था। और आज जो है TDP गठबंधन सरकार जो है कहती है कि ये हमारी वजह से हुआ।
आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा की खुसूसी पहल से गरीब तलबा के लिए इंटरनेशनल स्कूल के क़याम का आगाज़ हो गया है। बताया गया कि वक्फ बोर्ड की अराजी पर 5 एकड़ रकबे पर अब्दुल कलाम इंटरनेशनल स्कूल की तामीर के लिए वजीर नारायणा ने संग बुनियाद रखा। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा तालीमी साल से 1000 गरीब तलबा को इस स्कूल में मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा ज़िले से खबर है। यहाँ ONGC के ड्रिल साइट पर बड़े पैमाने पर गैस लीक होने का वाक़या पेश आया। मलिकपुरम मंडल के एरसोवंडा इलाके में तकरीबन 2 घंटों से गैस खारिज हो रही थी, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। इतला मिलने पर तहसीलदार श्रीनिवास राव ने मौके का मुआयना किया। हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े की इतला ONGC के आला अहदेदारों को दे दी गई और इदारे की तकनीकी माहिरीन जायक़ों पर पहुंच चुके हैं और यहां लगी आग को बुझाने के काम जारी है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने अहम दावा किया है। उन्होंने कहा कि आवाम की दुआओं और हिमायत के साथ वह सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले वज़ीर आला बन जाएंगे। उधर रियासती वज़ीर सतीश झकरोली ने भी कहा कि वज़ीर आला सिद्धरमैया अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल करेंगे। ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾಳೆ ಆದರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರು ಏನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ MLA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ 8 ಚುನಾವಣೆಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. 8 ಚುನಾವಣೆಗಳು, 2 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, 2 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4 ಚುನಾವಣೆಗಳು, 12 ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿ 13 ಚುನಾವಣೆಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. 13 ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರೇ CM ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾಳೆಗೆ ದಾಖಲೆ ನಾಳೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. कर्नाटक के वज़ीर प्रियंक खड़गे ने मरकज़ी हुकूमत के VBG रामजी एक्ट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। उनका कहना है कि कानून को रियासत में लागू करना या न करना रियासत का अख्तियार है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि वफाकी ढांचे के तहत रियासतों को अपने अवाम के मफाद में फ़ैसले करने का हक़ हासिल है। Adoption is left to us, no? We are, Karnataka is paying the highest GST, highest income tax. We are number 1 in foreign direct investments. We are the ones creating jobs. We are the one running India's economic engine. We don't have to listen to whatever they have to say. Federal structure में हम भी कमा रहे हैं, हम भी दे रहे हैं उनको. What are they doing? For every 100 rupees we are giving, we are getting back hardly 13 rupees. For every 100 rupees UP, Bihar, everybody is getting back 250, 300 rupees. और उसे क्या कर रहे हैं वो? Are they creating infrastructure? Are they creating jobs? Karnataka is the one that is creating jobs. Karnataka is the one that is creating infrastructure. We will continue to do so. And what we are asking is our right. We are not begging. खैरात में नहीं बांट रहे हमको. जो हम कमा रहे हैं, जो हमारी मेहनत की कमाई है, वो पूछ रहे हैं हम. मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु में पोंगल की तकरीबात में शिरकत की। तिरुचि में BJP महिला मोर्चा की जानिब से मुनक़्क़दा पोंगल त्यौहार में उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ शिरकत की। इस मौके पर चावल, दाल और गुड़ से तैयार की जाने वाली रिवायती मीठी डिश पोंगल सजे हुए मिट्टी के बर्तनों में पकाई गई, जिन्हें गन्ने के साथ खूबसूरती से सजाया गया था। अमित शाह ने इस्तकबाले के बाद पार्टी अरकान के साथ मिलकर पोंगल त्यौहार
करने में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की सदर वी श्रीनिवासन, बीजेपी तमिलनाडु की रियासती सदर नीना नथरन, मरकजी वजीर एल मुरुगन, तमिलनाडु बीजेपी के साबिक सदर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। Pongal in Tamil Nadu by a political party. That too, the name of the Pongal is Modi Ji Pongal. Modi Ji means success. Our Honorable Amit Shah Ji came and celebrated Pongal with us. And this itself has created a very positive mood, and this is an auspicious situation which has created, which will lead to success of NDA. When there are alliance, repeated meetings with the alliance partners will be there. What is the problem in that? Selva Peranday has told Amit Shah will visit, will strengthen Indi. Then he is not believing Rahul Gandhi will strengthen Indi or Stalin will strengthen the Indi. So how can they? So they are not believing their leaders. It's ridiculous to say that our honorable डीएम के सीनियर लीडर टीकेएस एलुंगवन ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तमिलनाडु के अवाम की कोई परवाह नहीं और वो तमिलनाडु की तरक्की को रोकना चाहती है। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रियासत के दौरे पर भी अपने तासुरात ज़ाहिर किए। Why AIIMS have not come to Tamil Nadu when there were many states which had got AIIMS after laying foundation for stone for AIIMS in Chennai, Tamil Nadu? What is wrong with this government? They don't care for the Tamils, they don't respect Tamils, they want to stop the development of Tamils. Tamil Nadu is the one state where the contribution to the national GDP, Tamil Nadu stands first. But they don't want Tamil Nadu or Tamil language to flourish. They don't want to accept Kidadi findings. So they don't want AIIMS to come to Tamil Nadu, they don't want to accept Kidadi findings, they don't want to respect the law passed by the Tamil Nadu state during 1968 on two-language policy. They don't want to accept anything which was passed in the state legislature, which was elected by the people of Tamil Nadu. That itself is an insult to the people of Tamil Nadu. When you don't accept a legislation passed in the Tamil Nadu Assembly which was elected by the Tamils, you are disrespecting the feelings of the Tamil people.